Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. और मैं आ गई हूँ और मेरे साथ साथ आ गए हैं मेरे प्यारे से गोलू मोलू से पैंडा। और ये भाई साहब जब आते हैं तब हमें कहीं ना कहीं लेके जाते हैं, है ना। देखे कैसे आता है भागता हुआ आपसे मिलने। ठीक है, अभी आ गया है तो हमें नॉर्मली तो अलग अलग जगहों पे ले जाता है। कई बार हमें काठमांडू की सैर भी कराई है इसने, कई बार हमें अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया पोएम सुनाता है, कई बार हमें कुछ अच्छी अच्छी उतनी अच्छी नहीं भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी स्टोरीज भी सुनाता है। आज ये हमें बेसिकली एक नई किताब से हमारा इंट्रोडक्शन कराने वाला है। मतलब अभी तक जो है हमारी बी हाइव चल रही थी, है ना। अभी तक तो हम अपनी मेन रीडर बुक के ही उसमें फंसे हुए थे, उसी के चैप्टर्स, उसी के पोम्स वो कर रहे थे। अब बेसिकली अब जो है आज मोमेंट्स की बारी आ चुकी है। जी हाँ, मोमेंट्स मतलब हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर है जिसमें बहुत मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स होते हैं, उसका श्री गणेश है। मतलब श्री गणेश मतलब उसकी शुरुआत है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? सबसे पहला भाई हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 9, मतलब चैप्टर नहीं सॉरी, आपकी क्लास 9th का चैप्टर 1 मोमेंट्स, जो आपकी किताब है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका हम बात करने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड अगेन हमारी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो वही रहेगी। ठीक है, हमने किताब ज़रूर बदल ली है लेकिन अपनी मॉडस ऑपरेंडी नहीं बदली है। मतलब वो कौन सी बात होती ना कि हमने क्या कर लिया है, हमने बेसिकली अपना पेशा ज़रूर बदल लिया है लेकिन तेवर नहीं बदले हैं वाला हिसाब है कि हमने किताब ज़रूर बदल ली है लेकिन जो हमारा पढ़ने का तरीका है वो वही रहने वाला है। मीन्स वन शॉट है। वन शॉट का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है, नॉर्मली टीचर्स ऐसा नहीं करते, काफ़ी सारे एजुकेटर्स ऐसा नहीं करते। काफ़ी सारे चैनल्स पे आप देखेंगे तो वन शॉट में क्या होता है कि एक समरी जो है कवर कर दी जाती है ना। एक मोटे तौर पे आपको थीम समझा दी जाती है, समरी समझा दी जाती है और फिर आपको उसी के अंदर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चंस भी करा दिए जाते हैं, आपसे डिस्कशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या लगती है, जो मुझे पर्सनली जो प्रॉब्लम लगती है उसमें वो ये लगती है कि भाई समरी हम कितनी भी अच्छी बना लें, है ना, हम एक्सर्प्ट कितना भी अच्छा बना लें, हम एक्सट्रैक्ट कितना भी अच्छा कर लें, हम अब्रिज कितना भी अच्छा कर लें, हम कितना भी मेहनत कर लें इन सब कामों में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसे एंगल्स होंगे जो कुछ छूट जाएंगे। ठीक है, पूरा कवर नहीं हो पाता, कोई ना कोई एंगल हमारा छूट जाता है। तो यहाँ पे वो स्कोप ना रहे कि हमारा कोई एंगल छूटे, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये काम करते हैं कि हम ओवरऑल पूरा चैप्टर जो है A to Z 1 to 100 पूरा ही पढ़ लेते हैं, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, शॉर्ट आंसर आए, डिटेल्ड आंसर आए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए, कुछ भी आए, आप पूरा उसको कवर कर लें। ठीक है, ये हमारी मॉडस ऑपरेंडी है, ये चेंज नहीं हुई है। अब आ जाते हैं फटाफट अपन चैप्टर पे। द लॉस्ट चाइल्ड जो नाम से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आ रही है, ये फोटो देख के, ठीक है, कि एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बालक है जो कहाँ खो गया है, जो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि किसी मेले में गया है और मेले में खो गया है। कैसे पता चल रहा है? झूले दिख रहे हैं ना हमें, बड़े बड़े जाइंट व्हील दिख रहा है हमें, ये पीछे वाला वो घोड़े वाला झूला दिख रहा है हमको। पता नहीं इसको बचपन में हम क्या बोलते थे, राउंड अबाउट कहते थे, क्या कहते थे, वो घोड़े होते थे और वो गोल गोल घूमता था। अब बहरहाल जो भी बोलते थे, नाम मैं भूल गई उसका, बहुत साल हो गए उस पर बैठे हुए, तो खैर वो दिमाग से निकल गया है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये बच्चा जो है भाई, ये रोना देख के इसका समझ में आ रहा है कि अब मेले में जाके अगर बच्चा रो रहा है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, या तो उसको कोई चीज़ चाहिए और उसके मम्मी पापा दिला नहीं रहे, या फिर वो जो है वो गुम गया है, गायब हो गया है। गायब तो नहीं कहेंगे, गुम गया है, अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है, जिस भी बड़े के साथ गया है उससे बिछड़ गया है और फाइनली अकेला परेशान होकर रो रहा है। ठीक है, ऐसा होता मतलब पहले जब मेले लगते थे शहरों में, मेले भरते थे, तो अक्सर हुआ करता था, कहा जाता था कि मजाक में हम कहते थे ना, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई मिला है। तो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाती थी, या फला आदमी कुंभ के मेले में वो बच्चा जो है बिछड़ गया है, वो वाली बात तो खैर अलग है। लेकिन मेले में जो घूमने वाला हिसाब है, फिर वो माइक पे खड़े होकर आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, वो सब कुछ जो है ना वो बड़ा ताज़ा है मेरी मेमोरी में भी, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है। मतलब एक बार मेले में जब मैं भी छोटी थी, कुछ मेरे ख्याल से 5-6 साल की आयु रही होगी, तो मैं भी ऐसे ही, जैसे ये लॉस्ट चाइल्ड हमारी कहानी में गुम जाता है बच्चा, बिल्कुल वैसे ही गुम गई थी। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा दिमाग चल गया था 5-6 साल की आयु में भी, तो वहाँ पर जो अनाउंसमेंट सेंटर था वहाँ जाके मैं बैठ गई थी बढ़िया। तो वहाँ पर एक अंकल ने मुझे ऊपर बैठा दिया उस पर, जो आपका पेडिस्टल था उस पर, और उन्होंने वहाँ पर उस टाइम पर वो बुढ़ी के बाल हम बोलते थे उसको मिलते थे, आज के टाइम पर भी मिलते हैं, आजकल
आप उसको कैंडी फ्लॉस कहते हैं, हम उसको बुढ़िया के बाल कहा करते थे। तो बुढ़िया के बाल जो हैं वो अंकल ने वहाँ पे जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उनके साथी थे, उन्होंने ख़रीद के पकड़ा दिया था और बढ़िया वहाँ पे बैठ के अनाउंसमेंट हो रहा था नाम का। और मम्मी पापा जब तक आए ढूंढते ढूंढते भागते हुए एकदम बेहाल कि हमारी बेटी कहाँ चली गई, बेटी कहाँ चली गई, तो पता चला बेटी जो है बढ़िया से बैठ के बुढ़ी के बाल खा रही थी। ठीक है, तो इसी तरह की कहानी है ये आज जो हम बात करने वाले हैं। और ये कहानी लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका भी बहुत नाम है, मतलब वो कोई ऐसी वैसी आदमी ने नहीं लिख दी है, ये कहानी लिखने वाले हैं मुल्क राज आनंद। अब मुल्क राज आनंद को अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक तो बहुत हाईली एजुकेटेड राइटर थे वो भारत के। जन्म उनका पेशावर में हुआ था, जो कि उस टाइम पे ऑब्वियसली अनडिवाइडेड इंडिया, क्योंकि ये आज़ादी से पहले की बात है। और मृत्यु इनकी जो है 2004 में पुणे में हुई। ठीक है, अब इसमें बता दूं मैं आपको, मुल्क राज आनंद ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उनकी राइटिंग में जो चीज़ निकल के उभर के सामने आती है वो ये है कि वो किस तरह से जो क्लास डिस्टिंक्शन था, या आप कह सकते हैं कि भारत में जो आप कह सकते हैं ये जो छुआछूत है, या फिर जो लोअर ट्राइब्स हैं, या लोअर आप कह सकते हैं लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, या लोअर तबका है, उसके खिलाफ उनके राइट्स के लिए बहुत काम किया है और बहुत आवाज़ उठाई है। उनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है ये। मतलब उनके दो, अगर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कहते हैं कुली और अनटचेबल, तो ये दोनों ही कहानियाँ जो हैं बहुत प्रख्यात है। और ये आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर इन्होंने दिया, एक तरह से एक सोच जो है वो मुल्क राज आनंद ने जो है आप कह सकते हैं कि लोगों की जगाई इस पहलू के ऊपर। ठीक है, और नो वंडर उनको अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल कुछ नाम जैसे R.K. नारायणन का नाम ले लीजिए, या आप राजा राव का नाम ले लीजिए, इन लोगों की लीग में इनको रखा जाता है। मीन्स ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स जिनको इतना अक्लेमेशन या इतनी रीडरशिप इंटरनेशनली मिली। ठीक है, मतलब भारत में जो वर्निकुलर लिटरेचर था उसके अलावा इन्होंने जो बैरियर्स थे, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कंट्री के बैरियर्स थे, नेशन बैरियर तोड़ के इनकी जो उपलब्धियां थी या इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बाहर गई, या और पूरी दुनिया में रीडरशिप जो है मुल्क राज आनंद की भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आर के नारायणन की थी। KR नारायणन नहीं, वो तो प्रेसिडेंट थे, R.K. नारायणन, ठीक है, उनकी थी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनको बहुत अवार्ड दिए गए, बहुत इनको ऑनर्स दिए गए। साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था, पद्म भूषण से इनको नवाजा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे और सीजन्ड राइटर के आप काम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि इसमें आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ कि आदमी की जो साइकी है, जो उसकी जो माइंडसेट है ना, अगर आपको एक बार वो समझ में आ जाए, खासकर राइटर की या पोएट की, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इट बिकम्स वेरी ईजी, वो चैप्टर या पोएम बहुत ईजिली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, आपके लिए समझने के लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डील हियर। कि अगर मैं आपको बता दूं कि द लॉस्ट चाइल्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट ऑथर का एक्सर्प्ट है, तो यू डू नॉट रियली हैव टू टेक इट लाइटली। ठीक है, अब इसको अपन पढ़ लेते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। लेट्स कम टू दी चैप्टर। देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब कहाँ की बात है, ये दृश्य जो है आपको दिखाया गया है। ठीक है, दृश्य कहाँ का दिखाया गया है कि आपको बताया गया है कि भाई सावन का जो मेला है वो भरा है। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग जो है वो भरी है। आप कह सकते हैं विंटरी शैडो ऑफ नैरो लेन्स एंड एलायस इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरती से उन्होंने लोगों का जो है वो चित्रण खींचा है। आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरती में से उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पे मेले में लोग थे। ठीक है, इसमें आपको क्या नज़र आता है, इसमें आता है कि कुछ जो लोग थे वो चल रहे थे, कुछ जो हैं वो घोड़े पे सवार थे, कुछ जो थे वो बैठे हुए थे, कुछ जो थे वो बैम्बू और बुलक कार्ट्स में थे, सवार थे। ठीक है, और उन सबके बीच में, इन सब लोगों के बीच में एक छोटा सा बच्चा था जो उसके पिता के आगे पीछे जिगजैग पैरों के बीच में से निकल रहा था, हो जा रहा था। ठीक है, और वो हंस रहा था, खेल रहा था, बेफिक्र था जैसे बच्चे होते हैं ना। ही हैड नो केयर इन द वर्ल्ड, लाइफ एंड लाफ्टर, एंड वाज फुल ऑफ ऑल गेटी थिंग्स।
ठीक है। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined that way. अब मम्मी पापा उसके आगे आगे चल रहे थे और ये पीछे पीछे। अब क्या हो रहा था, बाकी सारे खिलौने और बाकी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, उसको बड़ी मज़ेदार चीज़ें उसको दिख रही थी हर जगह पे। तो उसके मम्मी पापा उसको आवाज़ दे रहे थे, कम चाइल्ड कम, कि भाई जल्दी जल्दी चल बेटा, जल्दी जल्दी चल, पीछे छूट जाएगा तू। अब वो लैग कर रहा था पीछे, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें उसको दिख रही थी ना, वो फैसिनेट हो रहा था उन सबको देख देख के, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था सब कुछ देख देख के। तो वो उसके अंदर वो जिसको आप कहते हैं ना, वो जिज्ञासा और वो ऊर्जा, वो सब कुछ उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। नाउ he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. अब बेसिकली उसने क्या किया, वो हरीट किया अपने पेरेंट्स की तरफ, ठीक है। उसके छोटे छोटे कदम जो थे वो धीरे 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 चल रहे थे। अब क्या हुआ कि कदम तो उसके छोटे छोटे चल रहे थे आगे, लेकिन उसके जो दिल में ना उसको क्या हो रहा था कि वो जो टॉयज़, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जाहिर सी बात है कि वो टॉयज़ की दुकानें जो है पीछे छूटती जा रही थी, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि उसकी आंखें जो हैं अभी भी वो लिंगरिंग जो उन्हीं को देख रही थी, उन्हीं को तक रही थी। वो जो टॉयज़ पीछे जाते जा रहे थे, जो दुकानें पीछे जाती जा रही थी, रिसीडिंग मतलब जो पीछे जाती जा रही थी, ठीक है। और जैसे कि एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुके हुए थे उसका इंतजार करते हुए, he could not surpass the desire of his heart. वो अपनी जो दिल की इच्छा है उसको दबा नहीं पाया, उसको छुपा नहीं पाया, उससे उभर नहीं पा रहा था, ठीक है। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, refusal मतलब हालांकि वो जानता था कि मैं बोलूँगा और ये फिर से वैसे ही मुझे देखेंगे, और मतलब जिसका मतलब है कि मना कर देंगे, है ना, कि नहीं दिला सकते तुमको, लेकिन फिर भी इसका जो मन था ना वो मान नहीं रहा था, किसी भी तरह नहीं मान रहा था। तो फाइनली उसने क्या बोला, उसने कहा कि उसने बोला, और उसने जिद नहीं करते बच्चे को, उसने जिद की कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए प्लीज़। Now, his father looked at him red-eyed, in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her fingers to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब बेसिकली क्या होता है, अब जैसे ही उसने बोला कि मुझे खिलौना चाहिए, तो उसके पापा ने तो एकदम हिटलर टाइप टायरेंट वे में एकदम उसको ऐसे घूर के अपनी लाल आंखों से देखा, मतलब फिर तुमने कुछ मांगा टाइप का, ठीक है। उसकी मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर्स टू होल्ड। फिर उसकी मम्मा ने उसको उंगली दी और कहा कि देखो आगे क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। नाउ It was a flowering mustard field, pale like melting gold, and it swept across miles and miles of even land. अब वहाँ पे क्या था, उसने जैसे ही मम्मा ने बोला उसकी कि मेरी उंगली पकड़ाई और कहा कि देखो तुम्हारे आगे क्या है, ठीक है। तो उसने देखा तो सामने जितनी जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पे सरसों जो है वो खेत में लहरा रही थी, लहलहाती हुई सरसों की फसल जो थी वो सामने खड़ी हुई थी, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पिघलता हुआ सोना, है ना, इतना खूबसूरत वो दिख रहा था पूरा मंजर, पूरा नज़ारा, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पिघलता हुआ सोना। इतनी सुंदर सरसों के खेत लग रहे थे और जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक थे, मतलब कई कई एकड़ तक, माइल्स तक, जहाँ पे जो 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 लैंड थी उसमें सरसों उगी हुई थी, खिल रही थी। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी, अ बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ड्रैगन फ्लाइज थी, वो उड़ रही थी उन सरसों के खेतों के ऊपर, आप कह सकते हैं। और उसमें ब्लैक बी भी थी जो बेचारी अपने लिए क्या ढूंढ रही थी, अपने लिए कोई फूल ढूंढ रही थी जिसको वो क्या कर सके, जिसको आप कह सकते हैं वो फूल पे जाके पराग की तलाश में वो घूम रही थी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं तो बटरफ्लाइज थी, ठीक है। तो आपको वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो था वो सामने नजर आ रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल its wing and rest and he would try to catch it, ठीक है। अब बच्चा तो था, छोटा सा बच्चा था, बहल गया। अब वो देख रहा है और बड़ा एंजॉय कर रहा है कि कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, है ना। और वो जब तक वो देखता है अपनी आंखें जो है एकदम टकटकी लगा के वो आसमान की तरफ देख रहा है, और वो ये सारे पतंगे और ड्रैगन फ्लाइज और बीज और बटरफ्लाइज को उड़ता हुआ देख रहा है और बहुत ज़्यादा वो उनसे मिसमराइज्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और वो
अपनी टकटकी लगा के जहाँ जहाँ उड़ रहे हैं वहाँ वहाँ टकटकी लगा के उनको देख रहा है, ठीक है। और किसको देख रहा है? वो बेसिकली उनको, वो बटरफ्लाइज को देख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको कितनी सारी बटरफ्लाइज उड़ती हुई दिख रही है, बिल्कुल वैसे ही वो बच्चा जो है देख रहा है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। अब उसने क्या किया कि भाई एक जो है उसमें से बटरफ्लाई, उसने अपने पंख जो है फड़फड़ाए और थोड़े से रेस्ट किया। अब क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तितली पकड़ने की, है ना। बच्चों को बड़ा शौक होता है बचपन में तितली पकड़ने का। आप लोग भी पकड़ते होंगे, आप लोगों का तो पता नहीं मुझे, आप लोग पकड़ते हैं नहीं। हम बचपन में बहुत तितलियां पकड़ा करते थे और पकड़ के उनको छोड़ दिया करते थे। और नॉर्मली वो एक ही दो प्रकार की तितलियां थी जो बहुत कॉमनली दिखती थी सॉरी, एक वो होती थी वो येलो वाली, और उसका कलर जो था ना कई बार उंगलियों में भी लग जाता था। और एक जो होती थी वो एकदम ऑरेंज और ब्लैक से कलर की थी, वो अक्सर हम पकड़ते थे। और वो जिस दिन हमको पकड़ में आ जाती थी तो वो तो हमारी ट्रीट होती थी। उसके बाद मतलब खाते नहीं थे उसको, ट्रीट होती थी, मतलब ऐसा नहीं, मतलब पकड़ में आ जाती थी, पकड़ के उसको देखते थे और फिर उसको छोड़ दिया करते थे, ठीक है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। अब क्या होता था कि वो जैसे ही पकड़ने को होता था, तितली पकड़ना बड़ा मुश्किल काम भी है, जैसे ही मतलब एक आर्ट है वो, जैसे ही आप उसको पकड़ने जाते हो चुपके से आहिस्ता से, वो अपने विंग्स को फड़ 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 करके वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, ठीक है। फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग का मतलब होता है फ्लट 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 फ्लट, ऐसे करके उड़ जाती है वहाँ से, ठीक है। अब then his mother gave a cautionary call, come child, come onto the footpath। अब cautionary call मतलब कि वो माँ जो है भाई बहुत परेशान थी कि पीछे पीछे कहीं ये दुकानों में रुक जाए, कहीं ये तितली देखने रुक जाए, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड दिमाग था। अब मम्मी को लग रहा था उसकी कि ऐसा ना हो भाई कि बच्चा जो है पीछे छूट जाए। तो cautionary मतलब वो बता रही है कि भाई तुम सीधे सीधे चलो, पीछे पीछे जल्दी जल्दी चलो, ठीक है। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, वो कहता है जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, फुटपाथ पे आओ, ठीक है। उसकी मम्मा ने कहा। अब a shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of the doves and ran toward his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब क्या हुआ? अब यंग फ्लावर, अब क्या हुआ? यंग फ्लावर, शावर ऑफ यंग फ्लावर्स। अब जहाँ पे वो चल रहा था वहाँ पे कुछ कुछ पेड़ जो हैं, जो अपने जिसको कहते हैं कि उसमें छोटे छोटे से फूल लगे थे जो कि गिर रहे थे, टपक रहे थे, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा था कि वो जैसे ही वो ग्रोव पे चला और वो लिटरली भूल गया अपने पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। और वो क्या करने लगा, वो जो पेटल्स ऊपर से गिर रहे थे ना, जो फूल की जो पेटल्स हैं ऊपर से ऐसी पंखुड़ियाँ जो गिर रही थी, उनको भाग भाग के वो पकड़ने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ? बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ द doves and ran towards his parents। पर उसी टाइम पे उसने क्या देखा? डव देखी, है ना, डव देखी, उसने कूइंग सुनी, उसने डव की, और वो भागते हुए गया कि देखो मम्मा डव है, डव है। डव मतलब क्या आपको, उसने देखा और वो बहुत ही, और रेनिंग पेटल्स, जो उसके हाथ से जो पेटल्स गिर रहे थे वो उसके हाथ से छूट गए, और छूट के कहाँ गिर गए? जमीन पे गिर गए, ठीक है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब क्या हुआ? अब वो फिर बोलते हैं कि बच्चा चलो चलो जल्दी चलो। और ये बच्चा जो है, ये ऑब्वियसली छोटा सा बच्चा है, उसको हर चीज़ को देखने का शौक है, हर चीज़ को देखने की उसके अंदर एक ललक है, जिज्ञासा है, और वो भाग रहा है इधर उधर, किसी की बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? अभी वाइल्ड केपर्स में भाग रहा है, बैनियन ट्री है वहाँ पे, उसके आसपास भाग रहा है, और क्या कर रहा है? फिर वहाँ से बेसिकली उसको पकड़ते हैं वो, और एक वो नैरो पतला सा रास्ता जो है वो चुनते हैं फुटपाथ को, जो कि आप सरसों के खेतों के बीच में से होता हुआ कहाँ जा रहा है? मेले में जा रहा है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब बेसिकली क्या हुआ? जैसे ही विलेज आया, जैसे ही गांव के नज़दीक वो लोग पहुँचे, ठीक है, जैसे ही उसने वो नज़ारा देखा पूरा, ठीक है, तो अब चाइल्ड क्या है, वो देख पा रहा था, बहुत सारे फुटपाथ देख पा रहा था विद द फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, और एक वर्लपूल ऑफ फेयर जो है वो उसको नज़र आ रहा था, ठीक है। तो एक तरह से बहुत भीड़ थी, तो उसको देख के थोड़ा सा रिपल्सिव भी लग रहा था, इतनी भीड़ भड़ाका, और कहीं ना कहीं बड़ा फैसिनेशन भी लग रहा था, क्योंकि बड़े बड़े झूले दिख रहे थे, बड़ी मज़ेदार चीज़ें दिख रही थी, तो वो भी एक एक्साइटमेंट का कारण था उसके लिए, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति में था, एक नई अलग दुनिया उसको दिख रही थी जिसमें वो एंटर करने जा रहा था, ठीक है। तो ये उसके अंदर एक, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही काइंड ऑफ मिक्स्ड इमोशन वाला फीलिंग उसको आ रही थी। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी,
ठीक है, मतलब क्या, जो मिठाई बेचने वाला था, स्वीट मीट सेलर, क्या जो मिठाइयों बेचता है ना, और मिठाइयाँ बेचने वाला जो था वो आवाज़ें दे रहा था। वो काहे की आवाज़ें दे रही था कि भैया आओ आओ ले लो, जैसे अपन जाते ना मेले में तो वहाँ पे आवाज़ लगती है कि भैया रसगुल्ले ले लो, बर्फ़ी ले लो, और बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं हमारे पास, आइए आइए हमारी शॉप पे आइए, वो काम चल रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड इन द काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। मतलब क्या, स्वीट शॉप थी, ठीक है। अब वहाँ पे देखते हैं आप कॉर्नर पे, बिल्कुल जहाँ पे एंट्रेंस होती है उसके कॉर्नर पे क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, मतलब बिल्कुल काउंटर के आसपास अगर आप देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रंग बिरंगे स्वीट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी जिनको आप बिल्कुल चांदी और सोने के वर्क से बिल्कुल उनको कवर किया गया था, ठीक है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड इन हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब छोटा सा बच्चा है, इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, इतनी सेवरी देख के बिल्कुल उसके मुंह में पानी आ गया। मतलब वो खड़े होके एकदम मुंह खुला हुआ, आंखें बड़ी कर करके वो देख रहा है स्वीट शॉप को, ठीक है। और वहाँ पे उसको क्या लगता है, वहाँ पे बर्फ़ी देख के तो उसके मुंह में पानी आ गया, जो उसकी फेवरेट मिठाई थी, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, ठीक है, मतलब धीरे से ही बोला, बहुत ज़्यादा चिल्ला के तो नहीं बोला, जितना तेज़ मैंने बोला उतना नहीं बोला उसने, धीरे ही बोला उसने कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. पर वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको दिलाएंगे नहीं, और उनको लगेगा कि बस जब देखो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, ठीक है। तो उसने बेचारे ने उनका रिप्लाई, मतलब उसने बोला धीरे से कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन वो उनके रिप्लाई के लिए रुका नहीं, वो जानता था कि नहीं दिलाएंगे, तो बेचारा मन मार के आगे बढ़ जाता है, ठीक है। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar। तो कहता है कि भैया गुलमोहर का, अब वहाँ पे आगे बढ़ता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे फूलों का वो रहता है, जो बेचता है फूल वो खड़ा होता है, और वो कहता है कि भैया आइए आइए मेले में आइए, मेले में आइए और माला ले लीजिए, गुलमोहर की माला ले लीजिए, गुलमोहर फूल की माला ले लीजिए करके वो कह रहा है, ठीक है। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन। अब चाइल्ड क्या होता है, बच्चा है यार, फूल की माला उसको दिख रही है, और गुलमोहर के फूल तो वैसे ही इतने खूबसूरत होते हैं, एकदम ऑरेंज कलर के उनके फूल होते हैं, तो बिल्कुल वो खिंचा चला जाता है, मतलब वो रोक ही नहीं पाता अपने खिंचाव को, ठीक है। He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured। अब वो जाता है वो बास्केट के पास जहाँ पे जो पूरे जो फूल हैं वो भरे हुए हैं, और फिर जाके वहाँ पे आहिस्ता सी नरम सी आवाज़ में फिर से बोलता है, जैसे उसने मिठाई के लिए बोला था वो यहाँ पे बोलता है। अब वो कहता है कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए, ठीक है। पर वो फिर से जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो रिफ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि वो कहेंगे कि बहुत ही चीप है, मतलब देवर चीप, अच्छी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तुम क्या करोगे माला का करके वो फिर टाल देंगे। अब वो फिर से बेचारा उनके आंसर्स का, उनके रिप्लाई का, जवाब का इंतज़ार नहीं करता, और फिर जानता है तो फिर अपना मुँह, छोटा सा मुँह लटका के आगे बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। अब आगे बढ़ता है तो वहाँ पे अब फुग्गे बेचने वाला खड़ा है, ठीक है। मेलों में तो फुग्गे बेचने वाला मतलब इम्पेरेटिव है भाई, ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे खड़ा है, एक बड़ा सा पोल है जिसपे अलग अलग रंग के गुब्बारे जो हैं वो है लाल, हरे, नीले, पीले गुब्बारे जो हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। अब रेनबो ग्लोरी आपको समझ में आ रहा है ना, रेनबो ग्लोरी, सी दी एक्सप्रेशन, सी दी आर्ट, दी प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना स्टोरी, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड। ये नॉर्मली यही फ़र्क है, मतलब कोई एक लेमैन लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, और इतना सीजन्ड राइटर या ऑथर अगर लिख रहा है तो उसके एक्सप्रेशन, ये जो शब्दों के फेर है ना, ये जो शब्दों का जादू है, यही उस व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है, वही उस काम को दूसरों की तुलना में अलग खड़ा करता है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है, चाइल्ड किससे कैरी अवे हुआ, ग्लोरी, रेनबो ग्लोरी। रेनबो ग्लोरी से हमारा क्या मतलब है, रंग बिरंगे जो गुब्बारे थे, जो फुग्गे थे, उनकी ग्लोरी में, मतलब रेनबो, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इंद्रधनुष के कलर के वो जो गुब्बारे थे, उनसे वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली बच्चा है, फुग्गे देख के उसका दिल जो है एकदम वो ललचा जाता है कि ये सारे मुझे चाहिए, ठीक है, वाली चीज़ होती है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फादर। अब बेचारे को कहीं ना कहीं सब चीज़ों का रीज़न मालूम था, ठीक है। पहली बात उसने बोली कि जब भाई वो मिठाई की दुकान पर रुका तो वो नहीं
उसको मालूम था कि भाई उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि, उसने धीरे से बोला कि मुझे चाहिए, पर वो उनके आंसर के लिए नहीं रुका, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कि वो कहेंगे कि ग्रीडी हर चीज़ मांगता है। दूसरे में बेचारे को जब वो फूल की माला चाहिए थी तो कहते हैं चीप है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम क्या करोगे। तो फिर उसने मांगा, लेकिन रुका नहीं उनके आंसर के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली उसने बेचारे ने मांगा ही नहीं, ठीक है। वो पहले ही जानता था कि ये लोग कहेंगे कि मैं फिर फुग्गा मांगूंगा, तो अब ये कहेंगे कि इसको तो हर चीज़ चाहिए, और फिर वो सीधे से बोलेंगे कि तुम्हारी उम्र है क्या फुग्गों से खेलने की, अब तुम फुग्गों से खेलने की उम्र में नहीं हो, बड़े हो गए हो, ठीक है। तो अब वो फिर बेचारा जो है अपना मन मार के और छोटू सा मुंह लटका के अपना आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वॉकड ऑन फादर, मतलब आगे चला जाता है। अब the snake charmer stood playing a flute to the snake with coiled itself in the basket। अब आगे जो है सपेरे का खेल चल रहा है, ठीक है। पहले मेलों में सपेरे का खेल चलता था, आजकल तो बंद हो गया है। आजकल तो जो हमारे यहाँ जो आपको मालूम है ना, वाइल्ड लाइफ फेडरेशन वगैरह, उन्होंने सब में बैन लगा दिया है। पहले सपेरे वगैरह लेके घुमा करते थे नाग देवता, है ना, और वो नाग का वो खेल वगैरह हमें दिखाया करते थे, वो बीन बजाते थे और नाग जो है वो डांस करता था, ठीक है। तो उनको स्नेक चार्मर्स भी बोला जाता था। तो स्नेक चार्मर्स जो है वो फ्लूट बजा रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, सांप जो है वो बीन पे नाच रहा है। पुरानी फिल्में देखी नागिन वागिन, अगर नहीं देखी है तो देखो, उसमें होगा तू मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। वो जो मूवीज है ना वो इसी के ऊपर है। वो सपेरा जो है वो बीन बजाते हैं और नागिन जो है वो डांस कर रही है, ठीक है। तो अब ये वाली बात है। तो ये चीज़ हो रही है। अब वो उनकी ना एक बास्केट रहती है, ऐसे गोल सी डलिया टाइप की रहती थी, उसमें वो सपेरा लेके घूमता था, और उसी में वो नाग जो है वापस वो बैठ जाते थे, और जैसे ही वो बीन बजाना चालू करते थे तो उस नाग जो है उसमें से निकलता था, और वो जैसे जैसे बीन का जहाँ जहाँ मूवमेंट होता था वहाँ तो कहते थे नाग जो है वो, नाग देवता जो है वो नाच रहे हैं खुश होके, ठीक है। अब बहरहाल ये है, तो वहाँ से अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे आप कह सकते हैं इट्स हेड रेज्ड इन द ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वॉन व्हाइल द म्यूजिकल स्टोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ द इनविजिबल वाटरफॉल। अब यहाँ पे आप देखिए एक्सप्रेशन कितना खूबसूरत है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, सांप ने बिल्कुल अपना फन उठाया और बिल्कुल ऐसे ऐसे वो मूवमेंट कर रहा था जैसे ही बीन की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। वो बिल्कुल उसने अपना नेक कैसे उठाया, बिल्कुल जैसे नेक ऑफ अ स्वॉन, जैसे स्वॉन अपना नेक जो है डेलिकेट सा नेक जैसे उठाता है, वैसे उसने अपना नेक उठाया। मतलब वो डेंजरस नहीं लग रहा था, ठीक है। इट वॉज लुकिंग डेलिकेट एंड ब्यूटिफुल लाइक अ नेक ऑफ अ स्वॉन, ठीक है। और जबकि आप जो म्यूजिक की बात करते हैं, वो जो बीन की आवाज़ है वो एकदम बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि कानों में जैसे कोई बहते हुए झरने का पानी, ठीक है। तो आप मेटाफोरिकल यूसेज देखिए, जो मेटाफर का जो इस्तेमाल किया गया है, कितना सटीक मेटाफर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, ठीक है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर। अब यहाँ पे भी वो जो है वो जाना चाहता था, और वो बीन जो है वो सुनना चाहता था, और वो बैठ के देखना चाहता था ये पूरा जो तमाशा चल रहा था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि इस तरह का कोर्स और इस तरह का म्यूजिक तुम्हें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बेचारा जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाता, और फिर अपना मन मार के फिर अपना दिल जो है वो बेचारा, फिर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता, फिर वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ता है। अब भाई देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट मतलब वो जो बड़ा वाला झूला होता है ना, बड़ा वाला जाइंट व्हील टाइप का झूला होता है, वो तो जाइंट व्हील हो गया। राउंड अबाउट शायद वो गोल वाला झूला होगा, खैर जो भी है, समझ गए ना, भावनाएं समझ गए ना, कि वहाँ पे एक झूला था जो कि पूरी स्विंग पे था। राउंड अबाउट मेरे ख्याल से वही वाला झूला, वो जिस पे घोड़े बैठते हैं ना, वो तो बड़ा वाला तो जाइंट व्हील हो गया। राउंड अबाउट मतलब वो गोल 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 घूमने वाला झूला, ठीक है, फुल स्विंग में। अब उसमें बच्चे थे, बड़ी बड़ी औरतें थी, बच्चे थे, मतलब बड़ी बड़ी औरतें नहीं, मतलब बड़े लोग भी थे और बच्चे भी थे साथ में, ठीक है। कैरीड हिम इन द व्हर्लिंग मोशन, मतलब वो गोल 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 घूम रहे थे। व्हर्लिंग मोशन मतलब चक्कर काटना, गोल गोल घूमना। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। श्रीक्ड एंड क्राइड मतलब झूले पे आप बैठे हैं कभी तो आपको मालूम होगा ना, जब जोर से स्पीड में घूमता है तो मजा भी आता है और चीख भी निकल जाती है डर के मारे, है ना, और चक्कर भी आने लगता है। मतलब गोल 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 घूमता है तो बिल्कुल सर जो है वो भी आपका ऐसे 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 होने लगता है, ठीक है। तो वो हो रहा था। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे फर्क देखो कि अभी तक बाकी सारी चीज़ें वो ममा कर रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था कि मुझे बर्फ़ी खानी है, मुझे माला चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे उसने ममा नहीं किया, यहाँ पे उसने बोल्ड रिक्वेस्ट की कि मुझे तो बैठना ही है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज मदर एंड फादर। मतलब अब उसने थोड़ा सा, जिसको बोलते ना, ही वॉज अ लिटिल स्टर्न इन हिज डिमांड, कि मुझे बैठना ही है, ममा पापा प्लीज मुझे बैठना है वाला हिसाब था, ठीक है। देयर वाज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम।
He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब उसने बोला और वो सिर्फ राउंड अबाउट को देखते हुए बोल रहा था, मतलब उसने अपने पेरेंट्स की तरफ पलट के नहीं बोला, वो राउंड अबाउट को देखते हुए बोल रहा था कि मम्मा पापा प्लीज़ मुझे तो उस पर बैठना ही है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बैठना है। और जैसे ही वो पलटा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। पलटा तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ पे है ही नहीं। उसने पलट के देखा, वो वहाँ पे भी नहीं है। उसने दोनों साइड देखी, वो वहाँ पे भी नहीं है। मतलब उसके पेरेंट्स उसको बेसिकली कहीं पे भी नहीं दिखे और वो ढूंढ रहा है उनको, मतलब वो इधर उधर पलट के देख रहा है, वो कहीं पे भी नहीं है, उनका कोई साइन नहीं है। Now, a full deep cry rose within his dry throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce, his face flushed with convulsed with fear. अब क्या हुआ? अब उसको ये समझ में आया कि मम्मा पापा तो नहीं हैं और वो अकेला है। अब वो तो उसके बिल्कुल होश उड़ गए। इतना बड़ा मेला, वो छोटा सा बच्चा, मम्मी पापा कहीं नहीं दिख रहे उसके। आप खुद सोचिए कि वो कितना घबरा गया होगा, है ना। वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, रो रहा है, बिल्कुल आंसू मोटे मोटे बह रहे हैं उसके, और वो आवाज़ दे रहा है मम्मा पापा मम्मी पापा, और वो कहीं नहीं दिख रहा है। उसके आंसू जो हैं वो बहते जा रहे हैं और उसका चेहरा जो है बिल्कुल एकदम लाल हो गया है, फियर्स हो गया है, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया है, परेशान हो गया है, बिल्कुल हाल हो गया है वो ढूंढते 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 ढूंढते। और डर जो है वो उसको इतना ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इतने बड़े मेले में वो गुम गया है, उसके पेरेंट्स नहीं है उसके साथ। ऑब्वियसली आप सोचिए इतना सा बच्चा कितना डर जाएगा, है ना। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब क्या हुआ? वो भाग रहा है। पैनिक मतलब बिल्कुल उसको होश नहीं है, अब बिल्कुल वो एकदम वैसी स्टेज में आ गया जब वो पैनिक हो गया है, बिल्कुल हिस्टीरिया वाली स्टेज हो गई, और वो भाग रहा है एक कोने से दूसरे कोने में और ढूंढ रहा है अपने पेरेंट्स को, आवाज़ दे रहा है मम्मी पापा मम्मी पापा, वो कहीं नहीं दिख रहे। वो येलो कलर का जो टर्बन, जो पगड़ी जैसी बांधा हुआ था, वो पूरी पगड़ी भी बेचारे की खुल के पूरी गिर जाती है, इधर उधर चली जाती है, और उसके पूरे कपड़े जो हैं वो मिट्टी मिट्टी में हो जाते हैं क्योंकि वो गिर भी रहा है, संभल रहा है, ढूंढ रहा है, उसको कहीं उसके पेरेंट्स नहीं। Up having to run to and fro in the rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो बच्चा जो है, अब वो इतना हताश हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि वो इधर उधर भाग रहा है ना। मतलब अब वो इधर उधर भागते भागते भी परेशान हो गया है। मतलब अगर वो कह रहा है कि मैं फिट में, एक वो ढूंढ रहा है अपने पेरेंट्स को, इधर उधर भाग रहा है, रनिंग फॉर अ वाइल, उसके बाद वो थक जाता है। मतलब कितना कितना रोएगा, कितना बिलगेगा, कितना पेरेंट्स को अपनी आवाज़ देगा, राइट। तो अब वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है बिल्कुल थका हारा सा, हताश सा, कि उसके माँ बाप का कहीं कोई पता नहीं है। उसकी जो अब वो जो रो रहा था ना, अब वो जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अब वो उसकी जो रोना है वो भी एक तरह से सहम सा गया है। अब वो मतलब एकदम ज़ोर ज़ोर से नहीं रो रहा है, अब वो चुपचाप रो रहा है। मतलब वो अब ऐसे सिसकी ले लेके रो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कैसे, अब वो चुपचाप चुपचाप सुबक रहा है, ठीक है। सॉप का मतलब क्या हुआ? सुबक रहा है, ठीक है। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes. अब देखता है वो कि दूर, अगर आप देखते हैं डिस्टेंस में, बहुत दूर ग्रीन ग्रास पे, वहाँ पे देखता है वो कि बहुत सारे आदमी औरत वगैरह सब लोग जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है उन पैचेस में से, बीच में से कहीं देखने की कोशिश करता है कि येलो क्लोथ्स जो है, ब्राइट येलो क्लोथ्स, पर उसको कहीं पे भी उसके पेरेंट्स का कोई साइन नहीं दिखता। मतलब वो जो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे कहीं पे भी उसके माँ बाप नहीं है, ठीक है। उसके पेरेंट्स उसको कहीं पे भी नहीं दिखते। वो लोग जो वहाँ पे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ एक, आप कहते हैं रोज़मर्रा में जो एक वो फन और एक फ्रॉलिक मूड में बात कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी सीरियस इंटेंट बातें नहीं हो रही हैं वहाँ पे, ठीक है। नाउ he ran quickly again, this time to the shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot, and had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Mother, father, a man in the surging crowd heard his cry, and stooping with great difficulty lifted him up in his arms.
अब कहाँ की बात होती है, अब वो बेसिकली कहाँ जाता है, अब वो जाता है क्राउड में, ठीक है। अब वो जाता है, वहाँ पे एक श्राइन है, रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पे लोग जो है एकदम जत्था लोगों का जो भीड़ का है वो उमड़ रहा है, ठीक है। और लोग जा रहे हैं और वहाँ पे भीड़ लगा के खड़े हैं और सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं श्राइन में। और वहाँ पे आप कह सकते हैं बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं होना, राइट। बिल्कुल इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप तिल धरने की जगह ना होना, एक कहावत है जिसमें हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप वहाँ पे तिल का दाना इतना सा होता है, राइट, इतू सा, उसको भी रखने की जगह नहीं। ऑफकोर्स हाइपर बोले है, लेकिन उसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे वो देखता है बिल्कुल कंजेस्टेड है वो लोगों से, और वो फिर भी क्या, छोटा सा तो बच्चा है, वो लोगों के पैरों के बीच में से निकलता हुआ जा रहा है और वो अपने पेरेंट्स को आवाज़ दे रहा है, मम्मा पापा मदर फादर, जितना वो कर सकता है रोता जा रहा है और आवाज़ देता जा रहा है, ठीक है। अब जहाँ पे मंदिर की एंट्रेंस है ना, जहाँ पे वो मेन श्राइन की एंट्रेंस है, वहाँ पे वो रुकता है और वहाँ पे वो देखता है कि क्राउड जो है बहुत ज़्यादा, भीड़ जो है बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे भीड़, ठीक है। अब वहाँ पे उसको समझ में नहीं आता, लोग जो हैं बड़े बड़े हेफ्टी शोल्डर वाले लोग और बड़े बड़े लोग, और उनकी मडरस आइज़ मतलब बहुत एकदम लाल आँखें हैं और फ्लैशी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे खासे ब्रॉनी लोग है ना, वो वहाँ पर हैं। और वो छोटा सा बच्चा है, वो उनको धक्का दे के कहाँ से आगे बढ़ेगा, वो कहाँ से उनको धकेलेगा और आगे बढ़ेगा और अपना रास्ता बनाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, मतलब अगर वो थोड़ा होता तो स्टैम्पीड हो जाए, कुछ हो जाए, वो बच्चा है छोटा सा, ट्रैम्पल डाउन हो जाए, मतलब कुचला जाए उनके पैरों के बीच में, वो सब कुछ हो सकता था। उनका ब्रूटल मूवमेंट, धक्का मुक्की चल रही है उसके बीच में, और वो अपना रास्ता बना रहा है, वो लिटरली किसी के पैरों के नीचे आ जाता, कुचल जाता, अगर वो अपनी पूरी क्षमता से, पूरी अपने जो पावर है उसके साथ वो मम्मा पापा नहीं चिल्लाता तो, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि वो श्रीक करता है अपने हाईएस्ट लाउड पिच ऑफ हिज वॉइस पे। अब इन सब में क्या होता है, जब वो बच्चा जो है वो गुत्थम गुत्थी में बीच में है और वो जोर जोर से, मतलब अपनी पूरी जितनी उसकी क्षमता है, पूरी जान से अपनी वो चिल्ला रहा है, मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा है, तो वहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, वो सर्जिंग क्राउड में, वो पूरी भीड़ भड़ाके में जो वो आवाज़ सुनता है वो बच्चे की और उसका रोना देखता है, और वो बहुत मुश्किल से उसके पास पहुँचता है, जगह बनाते हुए किसी तरह उस बच्चे के पास पहुँचता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है, ठीक है। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वो आदमी जो है, जो आया, उसने उसको बच्चे को गोद में उठाया, कहा, बच्चे किसके बच्चे हो तुम? हाँ, यहाँ अकेले इतनी भीड़ में क्या कर रहे हो? कहाँ पर है तुम्हारे मम्मी पापा, कहाँ पर हैं? अब वो बच्चा जो है वो इतना परेशान था कि वो जैसे ही गोद में आता है, ये काइंड आदमी जब उसको गोद में लेता है तो वो बहुत और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, मतलब ऐसे रोता है जैसे वो अभी तक नहीं रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे मम्मा पापा पास जाना है, मुझे बस अपने पेरेंट्स पास जाना है, मुझे मम्मा पापा पास चाहिए, मुझे मम्मा पापा चाहिए बस। तो बिल्कुल वो बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, उसको मम्मा पापा पास जाना है। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। द चाइल्ड throat tore into the 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब बच्चा, अब वो इतना ज़्यादा, वो जो आदमी है बेचारे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं, इतना सा बच्चा है, इतनी भीड़ है, मैं इसको कैसे, इसको थोड़ा सा मैं शांत करूं। तो वो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, सुनो है ना, मम्मी पापा को अपन ढूंढेंगे, अभी तुम थोड़े शांत हो जाओ, पहले तुम्हें वो झूले पे जाना है राउंड अबाउट पे, तुम घोड़े की सवारी करोगे। तो अभी भी वो क्या करता है, कोई जाता है, वो रिंग दिखाता है, जैसे अपन बच्चे को नहीं बहलाते हैं गोद में लेके, बच्चे को दिखा रहे, देखो वो कैसे घोड़ा घूम रहा है गोल गोल, तुम्हें उस पर बैठना है बेटा करके वो बोलते हैं, ठीक है। और वो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा परेशान है, वो इतना ज़्यादा अभी तक बिल्कुल, जैसे आप कह सकते हैं ना कि ड्रेन आउट हो चुका है, उसके मम्मी पापा नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, इसलिए तो वो फिर चिल्ला रहा है, मम्मा पापा कर रहा है वो, ठीक है। उसको जाना अपने पेरेंट्स के पास। अब The man headed towards the place where the snake charmers, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा. The man headed towards the place where the snake charmers still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted in double pitched strain, I want my mother, I want my father. ठीक है, अब क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये वही जगहें हैं जहाँ पे वो बच्चा चाहता है और वो अपने पेरेंट्स से प्लीट करता है, वो बलून वाला, स्नेक चार्मर और वो गार्लैंड वाला और वो राउंड अबाउट, ठीक है। अब ये जो आदमी है ये उसको
बहलाने के लिए, उसके पेरेंट्स से वो अलग हो गया है, तो ये जो आदमी है उसको बहलाने के लिए वो सब कुछ कराने के लिए तैयार है, उसको करवाने का ऑफर करता है जो वो एक्चुअली करना चाहता है वहाँ पे मेले में, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि उसकी मम्मा पापा उसके पास नहीं है तो उसको किसी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं कुछ नहीं देखना, मुझे बस मम्मा पापा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वहाँ पे वो बच्चा राउंड अबाउट में बैठने को तैयार नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर उसको स्नेक चार्मर के पास ले गए और उससे कहा, जो फ्लूट पे फिर से वो कोबरा जो है स्वे कर रहा है, ठीक है। और वो कहता है कि सुनो बच्चा, कितना प्यारा, देखो कितना अच्छा म्यूजिक है, कितनी अच्छी वो है आवाज़ आ रही है, उसको म्यूजिक वैसे ही बहुत अच्छा लगता था, राइट। लेकिन अब यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा परेशान है, बच्चा को ऐसे कान पे हाथ रखता है और कहता है मुझे नहीं सुनना म्यूजिक, मुझे बस मम्मा चाहिए, मुझे बस पापा चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरा आता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो मैन क्या ले जाता है उसको, वो बलून जहाँ पे फुग्गे, रंग बिरंगे फुग्गे जो हैं, रेनबो ग्लोरी जिनकी हमने बात की थी, वो बिक रहे हैं, ठीक है। अब उसको लगता है वो आदमी को कि इतने ब्राइट कलर्स देख के और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंग देख के, बच्चा है तो ये तो इसका मन तो पिघल ही जाएगा, इसको तो मतलब चुप हो जाएगा, जितना ये परेशान है, रो रहा है, वो चुप हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि डिस्ट्रैक्ट करता है उसकी अटेंशन, उसको चुप कराने के लिए कि किसी तरह शांत हो जाए बच्चा, क्योंकि रो रो के एकदम सुबक सुबक के उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वो उसको दिखाता है कि देखो, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बलून, कि बेटा तुमको मैं फुग्गा चाहिए, तुमको बताओ कौन से कलर का फुग्गा चाहिए, इनमें से बताओ कौन से कलर का। Would you like rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. I want my mother, I want my father. तो कहते नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई बलून नहीं चाहिए, कोई फुग्गा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मम्मा पापा चाहिए, मुझे बस मेरे मम्मा पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flower, child? Would you like that garland to put around your neck? तो कहता है कि क्या, अच्छा सुनो सुनो। फिर अब वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उस आदमी को कि भाई मैं इस बच्चे को शांत कैसे कराऊं, चुप कैसे कराऊं, तो गोद में लेता है और वो आगे जाता है और वो कहता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, अब किसी तरह उसको शांत करने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए वो वहीं जाता है जहाँ पे वो माला जो है वो बिक रही होती है, ठीक है, जो उस बच्चे को चाहिए होती है ना, बहुत ही सुंदर गुलमोहर की माला, बिल्कुल वहीं उसको लेके जाता है और कहता है कि देखो देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, तुमको चाहिए, तुमको वो माला चाहिए तुम्हारे गले में डालने के लिए बेटा। The child turned his nose away from the basket and retreated his sob. अब वो बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे नहीं स्मेल करना फ्लावर्स को, और अपना जो मुंह है वो पलट लेता है और फिर वो रोने लगता है, ठीक है। I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by the gift of sweets. Humor his disconsolate charge, मतलब ह्यूमर करने का मतलब लिटरली यहाँ पे वो नहीं है हंसाना या उसको वो करना नहीं है, उसको चुप कराना है, ठीक है। डिसकॉन्सोलेट मतलब जो किसी भी तरह से चुप नहीं हो रहा है, जो अभी भी सुबक रहा है, परेशान हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। ऑलराइट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। आपको याद है ना, उसको बर्फ़ी खानी थी, बिल्कुल वहीं पे वो आदमी फिर उसको ले जाता है कि बेटा तुमको कुछ मीठा खाना है, कौन सा मीठा खाओगे, बताओ इतने सारी मिठाई हैं यहाँ पे, उनमें से कौन सा खाओगे। वो बच्चा जो है अपना फिर चेहरा जो है घुमा लेता है और फिर कहता है मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मम्मा पापा ला दो, मुझे अपना कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको ये समझ में आया कि वो फाइनली आपको ये समझ में आता है कि उसके पेरेंट्स जब उसके पास रहते हैं तो उसको हर जगह वो रुकता है, ठीक है, और उसको लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे मीठा भी खाना है, मुझे झूले पे भी बैठना है, मुझे स्नेक चार्मर भी देखना है, मुझे गार्लैंड भी लेना है, मुझे फुग्गे भी लेने हैं। लेकिन वो जब उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ जाते हैं या वो मेले में गुम जाता है तो ये सब कुछ चीज़ें जब उसको दिलाई जाती हैं, दी जाती है, जिसके लिए वो पहले इतना लॉन्ग कर रहा था या इतना उसको लग रहा था कि मुझे चाहिए किसी भी हाल में, वो सब कुछ अपनी वैल्यू खो देता है। मतलब उसके पेरेंट्स इतने प्रिमिटिव हैं कि एक बच्चे को अपने माँ बाप के अलावा बेसिकली जब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ थे उसको दुनिया भर की चीज़ें चाहिए थी, दुनिया भर की चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है तो उसको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में कोई चार्म नहीं रह गया, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास जाना है, बाकी उसको कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है और आपको ऑब्वियसली इस चैप्टर की जो थीम है या इसका एक जो लर्निंग है वो आपको बहुत क्लियर हुई होगी, राइट। अबाउट द ऑथर ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार हम जनरली इनके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। मुल्कराज आनंद, जैसे मैंने कहा, इंडियन राइटर इन इंग्लिश, नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ लाइफ ऑफ द पावर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। बेसिकली लोअर कास्ट, पावर कास्ट तो हायर हो गई, लोअर कास्ट ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में, और पाइनियर रहे ये बेसिकली इंडो एंजेलिकल फिक्शन के। जैसे मैंने कहा कि ये पहले बहुत चुनिंदा उन राइटर्स में से एक हैं जिनको आप कह सकते हैं जिनकी रीडरशिप जो है वो इंटरनेशनल तबके की है। और आनंद को बेसिकली एडमायर किया जाता है उनकी नॉवेल्स के लिए, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, उनके नॉवेलास के लिए।
बहुत अच्छी लेखनी है उनकी, ऑब्वियसली वो पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, आपको उनकी राइटिंग के फ्लो से ही समझ में आ गया होगा कि कितने बेहतरीन वो राइटर हैं, ठीक है। अगर आप उनकी बात करते हैं तो ही हैज़ एक्वायर्ड the status of being classic works of modern English literature, noted for their perspective insight into the lives of oppressed, ठीक है, impoverished, अगर आप बात करते हैं लोगों की, oppressed लोगों की बात करते हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है या जिनके ऊपर आप कह सकते हैं मिस फॉर्चून जो है वो बिफॉल हुआ है, तो आपको उनकी राइटिंग की जो ग्रेविटी है, जो ग्रिट है, आपको वो समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर उन्होंने बड़ी सुंदर तरह से आपको ये समझाया है दैट व्हेन यू हैव द प्रायोरिटीज इन लाइफ, राइट। ये थीम बड़ी सिंपल सी है कि यू क्रेव फॉर मेनी थिंग्स, यू हैंकर आफ्टर मेनी जॉयज एंड मटीरियलिस्टिक कंफर्ट, व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू एंड यू हैव दोज इमोशनल बॉन्ड्स अराउंड यू, तब आप बाकी चीज़ों की तरफ भागते हैं। लेकिन जब वो आपसे छिन जाता है या फॉर सम रीज़न आप उनसे दूर हो जाते हैं, तो आपको उनकी असली अहमियत या रिश्तों की या बॉन्डिंग की जो असली अहमियत है वो आपको समझ में आती है। उसके सामने दुनियादारी की किसी चीज़ की कोई अहमियत या वैल्यू नहीं बचती है, ठीक है। इनको जैसे मैंने कहा रिसिपिएंट ऑफ द सिविल ऑनर, पद्म भूषण उनको नवाजा गया था। अब थीम जो है, in this chapter the author deals with the child psychology in a sensitive way without shying away from its reality, ठीक है। मतलब आपको एक बहुत सिंपल वे में अगर आप समझते हैं तो यहाँ पे बच्चे की साइकोलॉजी को उन्होंने डील किया है और बहुत ही सेंसिटिव वे में किया है, ठीक है। मतलब वो कहीं पे भी उसकी रियलिटी से पीछे नहीं हटे हैं या वो रियलिटी से दूर नहीं गए हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है मल्टी कल्चरल नेबरहुड, आपको जिस तरह का वो मेले का उनने सीन बताया है या जिस तरह का एक वो इनिशियल जो सेटअप बताया है कि किस तरह वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, ऑब्वियसली आपको समझ में आता है कि उसका एक किस तरह के बैकग्राउंड को वो बिलोंग करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बहुत सारी चीज़ें मना कर देते हैं। सर पे वो पगड़ी पहना रहता है, जो कि पगड़ी जो है पूरी तरह से गिर जाती है, उसके कपड़े पूरे मडी और शाबी हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। और एक जो आप कह रहे हैं ना, एक प्लॉट की जो सीन है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है नैरेटिव से, ठीक है। अब आपको पता चलता है कि उसके स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन राइटिंग द चाइल्ड क्लासिक कन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड विदाउट पेरेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि जैसे मैंने कहा, टिल द पेरेंट्स वर अराउंड द चाइल्ड डिड नॉट रियली नो द वैल्यू ऑफ them being around, right? उसको he was taking things for granted, he was taking that bond for granted कि मम्मी पापा तो हैं ही, कहीं ना कहीं इनफैक्ट ही wanted कि उसको बाकी चीज़ें मिल जाएं, राइट। तो आपको समझ में आता है इट इज़ इन कंपेयर टू, अगर आप देखते हैं इट इज़ अबाउट कंपेरिजन ऑफ द इमोशनल बॉन्ड विद द मटीरियलिस्टिक नीड्स। आप इसके बीच में भी अगर आप बात करेंगे तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि थीम जो है, थीमेटिक स्कीम आपको समझ में आ रही है, राइट। अगर आप बात करते हैं यंग एडल्ट रीडर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद द लॉस्ट चाइल्ड स्ट्रगल टू लिव विद इन द फैमिलीज एम्बिट व्हाइल ट्राइंग टू डिस्कवर हिज ओन वर्ल्ड आउटसाइड, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, चाइल्ड क्लासिक कन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप विद हिज वर्ल्ड विदाउट पेरेंट्स। जब पेरेंट्स नहीं रहते तो उसके लिए कितना मुश्किल था, मतलब वो आप जो भीड़ दिखाई गई है या जिसमें कहा गया है कि वो ट्रैम्पल हो सकता था, कुछ लाया जा सकता था, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ उस भीड़ में कुछ लाया जा सकता था। इसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं उस भीड़ में पूरी तरह से जो दुनियादारी है, मतलब अगर उसके पेरेंट्स नहीं होंगे, उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा, तो ये चीज़ हम मेटाफोरिकली भी ले सकते हैं कि वो दुनिया की भीड़ में दब जाएगा, खो जाएगा, मार दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, जब तक वो प्रोटेक्शन नहीं है उसके पास। दिस इज ऑल्सो द मेटाफोरिकल रेफरेंस। तो आप कह सकते हैं क्या, कन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड विदाउट पेरेंट्स, ठीक है। यंग एडल्ट रीडर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद द लॉस्ट चाइल्ड स्ट्रगल टू लिव विद इन हिज family's ambit while trying to discover his own world outside। दोनों चीज़ें आपको निकल के उभर के सामने समझ में आ रही हैं। नाउ देखो, ग्लॉसरी जो है, जो टर्म्स जो दिए हुए हैं हमें वो पढ़ने हैं, वो समझने हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्लॉसरी जो होती है बेसिकली लिटरल टर्म्स जो यूज़ किए गए हैं, ठीक है, जो वर्ड जो लेक्सिकल आप कह सकते हैं रिसोर्सेज एम्प्लॉय की गई हैं, हम उनकी बात करते हैं। लेकिन उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको कंटेक्चुअल सेंस में देखते हैं।
rather than going for the literal sense we go for contextual sense, ठीक है। मतलब लिटरल ज़रूरी नहीं है कि contextual sense और literal sense अलग हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही होगा, लेकिन कहीं कहीं अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब एलाइस, एली या एलीज जिसको हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एली बोलते हैं आप जब पैसेज होता है उसको, या पाथवे या जैसे आप कहते हैं ना पगडंडी, उसको एली बोलते हैं, ठीक है। अब इमर्ज्ड, कम इनटू द व्यू, बिकम विजिबल, यहाँ पे जो है कंटेक्चुअल उसका मतलब है बिकम विजिबल। ब्रिमिंग मतलब फुल ऑफ, किसी चीज़ से अगर आप कहते हैं ब्रिमिंग मतलब पूरा जो बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है मतलब, ठीक है, उसको बोलेंगे। फैसिनेटेड, ऑफ कोर्स आप जानते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कीन इंटरेस्ट होना या एनचैंट होना किसी चीज़ से, हम बोलते हैं फैसिनेटेड। लिंगरिंग का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक लास्ट कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं लिंगरिंग इफेक्ट, है ना, बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ का इफेक्ट रहा तो उसको हम कहते हैं लिंगरिंग इफेक्ट। रिसीडिंग मतलब रिट्रीट, वापस आना, ठीक है, रिट्रीट, वापस आना। टायरेंट, क्रूअल या ऑप्रेसिव लीडर पर्सन, मतलब टायरेंट आप किसको कहोगे कि भाई बहुत ही टायरेंट है, मतलब जिसको आप कहते हैं ना हिटलर जो था वो टायरेंट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव वे में जो ऑप्रेसिव होता है या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लीडर होता है उसको हम कहते हैं टायरेंट, ठीक है। क्रूअल बेसिकली। गॉडी, गॉडी का मतलब क्या होता है, बहुत ही फ्लैशी, बहुत ही चमचम चमचम टाइप का, बहुत ही ब्राइट एंड शोई, उसको हम कहते हैं गॉडी। मतलब हम कई बार बहुत ही एकदम चमचम चमचम एकदम झालर वालर टाइप के कपड़े पहन लेते हैं और फिर हम शादी में जाते हैं कि बहुत ही गॉडी कपड़े नहीं पहने हो तुम, तो उसको कहते हैं गॉडी, ठीक है। इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को रोकना, ऑब्स्ट्रक्शन डालना, ठीक है। अब ब्रेस्ट मतलब साथ में, साइड बाय साइड। टीमिंग मतलब फिल्ड विथ, आई वॉज टीमिंग विथ जॉय, आई वॉज फिल्ड विथ जॉय, ठीक है। केपर्स, केपर्स मतलब स्किपिंग, प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, मतलब बच्चे जाते हैं ना ऐसे 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 कूदते हुए और ऐसे ऐसे करते हुए, उसको हम कहते हैं केपर्स, ठीक है। रिट्रेटेड, सी समथिंग अगेन एंड अगेन, रिपीट। रिट्रीटेड मतलब का मतलब होता है बार बार एक ही बात बोलना, दोहराना। डिसकॉन्सोलेट मतलब जिसको कंसोल नहीं किया जा सकता हो। इनकंसोलेबल, इनकंसोलेबल मतलब जो, मतलब डिसकॉन्सोलेट इस मामले में कहा गया है कि बच्चा जो था वो बिल्कुल डिसकॉन्सोलेट स्टेट में था, वो कितना भी वो आदमी उसको चुप कराने की या मनाने की या उसका दिमाग या उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो दिस वॉज डिसकॉन्सोलेट। नाउ थ्रॉन्ग्स किसको कहते हैं, मतलब बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जो क्राउड होता है, भीड़ होता है ना, जत्था भीड़ का, उसको कहा जाता है। कन्वर्जिंग का मतलब है किसी एक पॉइंट पे मिलना, है ना, कन्वर्जिंग मतलब किसी भी एक पॉइंट पे मिलना। वर्लपूल जिसको हम कहते हैं स्वर्ल, ये जो होता है ना इसको कहते हैं वर्लपूल, ठीक है। रिपेल्ड मतलब ड्राइव या फोर्स बैक करना, किसी चीज़ को वापस करना। होल्ड, कैरी अबाउट एंड ऑफर फॉर सेल। आर्किटेक्चर, ऑफ कोर्स आप जानते हैं आर्किटेक्चर का मतलब डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, शेप किसी बिल्डिंग का, किसी जगह का, तो हम कहते हैं ना आर्किटेक्चरल मार्वल है या इतना सुंदर आर्किटेक्चर है उस मंदिर का, मतलब जिस तरह की उसकी बनावट है, डिज़ाइनिंग है, वो सब कुछ जो है वो आर्किटेक्चर में आ जाएगी, ठीक है। आपको मालूम है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एक पूरा का पूरा क्या होता है, एक सब्जेक्ट एरिया है, ठीक है। इररेसिस्टिबल जो कि आप कह सकते हैं बहुत टेम्पटिंग है और जो कि आप बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ऐसी है कि भाई आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे, उसको हम कहते हैं इररेसिस्टिबल। ओवरवेलमिंग का क्या मतलब हुआ भाई, ओवरवेलमिंग का मतलब हुआ किसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जब आपको स्वीप अप कर देता है ना, बिल्कुल आप बह जाते हैं किसी चीज़ में, उसको हम कहते हैं इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो उसको हम कहेंगे ओवरवेलमिंग, ठीक है। स्टोल, यहाँ पे मतलब क्या है, स्टोल का यहाँ पे, वैसे तो स्टील का पास्ट टेंस है स्टोल, ठीक है, यहाँ पे मतलब है आगे बढ़ना या पास इनटू हिज ईयर्स। कोर्स, रफ या अनरिफाइंड, ठीक है। राउंड अबाउट, मेरी गो राउंड, अपना वो जो मेरी गो राउंड होता है ना, वो जिसपे घोड़े की वो सवारी करते हैं अपन, घोड़े की सवारी मतलब झूला जो होता है वो गोल गोल वाला, उसको, ठीक है। कन्वल्स्ड, शेक अनकंट्रोलेबली या शडर। कन्वल्स्ड का मतलब होता है कन्वल्जन, मतलब एकदम से मूवमेंट हो रहा है, आप एकदम से घबरा के, या एक वो ना जिसको कहते हैं पैनिक स्टेट में आप कहते हो, तो वो कन्वल्स्ड बोलते हैं, ठीक है। पैनिक स्ट्रक, अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एकदम से घबरा जाना, एकदम से आपका जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा आया कि आप एकदम डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए और एकदम हाइपर हो गए, उसको हम कहते हैं पैनिक रिएक्शंस, ठीक है। सप्रेस करना मतलब किसी चीज़ को आप जब फोर्सबली आप किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं या कॉन्कर करने की बात कर रहे हैं, जैसे वो यहाँ पर है। कंजेस्टेड का मतलब है बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, हम कहते हैं ना मार्केट प्लेस बहुत ही कंजेस्टेड होती हैं, तो मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे मैंने कहा तिल धरने की जगह नहीं होती, उसको हम कहते हैं ओवर क्राउडेड जब जगह होती
होती है तो हम उसको कहते हैं कि बहुत ही कंजस्टेड प्लेस है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है जितनी वहाँ पे समाई नहीं जा सकती, उससे ज़्यादा है। ठीक है। जॉसल्ड का मतलब होता है पुश अराउंड या फिर कोलाइड करना। ठीक है। जॉसल का मतलब होता है आप किसी चीज़ को जिसको कहते हैं आप किसी चीज़ को कोलाइड करते हैं, जब आपस में टकराता है उसको भी हम जॉसलिंग कहते हैं। ठीक है। हेफ्टी का मतलब होता है बड़े, बिल्ट के, लार्ज एंड हेवी मसल्ड और स्टर्डी, उसको हम कहते हैं हेफ्टी। ट्रैम्पल्ड करना, जैसे मैंने कहा कि जब वो होती है ना स्टेम्पीड होती है, जब भगदड़ मचती है, तो ट्रैम्पल्ड मतलब कुचल जाना, उसको हम कहते हैं ट्रैम्पल्ड होना। सर्जिंग का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग या फिर आप कह सकते हैं बढ़ता हुआ, जो कि बढ़ते हुए क्रम में। सर्जिंग क्राउड मतलब बढ़ता हुआ, भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। द क्राउड इज सर्जिंग मतलब भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। सूद करना मतलब किसी को कंफर्ट करना, कंसोल करना, शांत करना, पैसिफाई करना, उसको हम कहते हैं सूद करना। ठीक है, ये हो गई है क्लियर। अब आ जाए फटाफट क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स में देखो भाई, अब क्योंकि हम पूरा पढ़ चुके हैं तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? अब he का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? he का मतलब हो रहा है बॉय, ठीक है, या फिर चाइल्ड। अब क्योंकि हमारा चैप्टर जो है लॉस्ट चाइल्ड है तो अपन इसको चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है। अब आंसर पढ़ लो क्या है। The little boy realized that he had lost his way when his request for the ride on the roundabout was met with a silence. ठीक है। अब उसने जैसे ही देखा, when he turned around to look for his parents, he realized that they were not to be seen anywhere. जब उसने पलट के देखा तो एकदम से क्या देखा उसने कि मम्मी पापा तो कहीं पे भी नहीं है। उसने पीछे देखा नहीं है, दाएं बाएं देखा नहीं है, बाएं देखा नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। उसका रिएक्शन जो था एकदम से उसके समझ में आया कि बॉस अपन जो है वो खो गए हैं। ठीक है। फुल डीप क्राई जो है वो एकदम उसके ड्राई थ्रोट, मतलब उसका गला एकदम डर के मारे या नर्वसनेस की वजह से सूख गया। ठीक है। ड्राई थ्रोट का मतलब क्या हुआ, जब आप कह रहे हैं कि एकदम नर्वसनेस के मारे उसका गला जो है बिल्कुल सूख गया, उसके एकदम डीप फुल क्राई से वो रोया, उसकी बॉडी कन्वल्स होने लगी, मतलब कांपने लगा वो, लिटरली मतलब ट्रेम्बल होने लगा, शडर करने लगी उसकी बॉडी। एंड ही बिगैन क्राइंग विद फियर एंड एंग्जाइटी, वेलिंग लाउडली, मतलब वो तेज तेज चिल्ला के चीख चीख के रोने लगा। वेलिंग लाउडली मतलब चीख चीख के रोना। ठीक है। ही रन्स अराउंड वाइल्डली शाउटिंग आउट फॉर हिज पेरेंट्स इन एब्सोल्यूट डेस्परेशन, मतलब डेस्परेशन मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होके, हताश होके इधर उधर भाग रहा था वो, एकदम बदहवास होके अपने पेरेंट्स को ढूंढता हुआ। ठीक है। हमको इसका मतलब समझ में आ गया, एक बार कैसे लिखेंगे ये भी पढ़ लो। द लिटिल बॉय रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे व्हेन ही रिक्वेस्ट फॉर द राइड ऑन द राउंड अबाउट वाज मेट विद अ साइलेंस। When he turned around to look at his parents, he realized that they were not to be seen anywhere. His reaction was a full deep cry that rose from within his dry throat, मतलब सूखे हुए गले से। His body convulsed, convulsed की जगह shudder भी लिख सकते हो, tremble भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ लिख सकते हो। And he began crying with fear and anxiety, anxiety और fear से वो रोने लगा। Wailing loudly, he runs around wildly, shouting out for his parents in absolute desperation. Wildly मतलब बदहवास होके, बिल्कुल without a sense of direction वो इधर उधर भाग रहा था। ठीक है। Now, next question. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अब ये बेसिक चीज़ है कि उसने अभी उसको इंटरेस्ट, जो कि वो चीज़ें जो वो चाह रहा था, अब उसका इंटरेस्ट उनमें से क्यों चला गया, राइट? नाउ the boy was suddenly noticed by a man in the crowd who lifted up in his arms and tried to console him. ठीक है। आपने क्या बोला कि भाई वो आदमी जो है, जो एक आदमी ने उसको स्पॉट किया, कोई काइंड आदमी था जिसने उसको उठा के उसको चुप कराने की या कंसोल करने की कोशिश की। ठीक है। in his attempt to calm down, in his attempt in calming down the child, he offered him everything that the child had been wanting his parents to buy him. He has only one reply to the gentleman, and that was, I want my mother, I want my father. The little child loses interest in everything around him because he yearns मतलब क्या, मतलब उसकी सिर्फ अब एक इच्छा, एक डिज़ायर है कि वो किसी तरह अपने पेरेंट्स से मिल जाए, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वो डर गया है, घबरा गया है। Who he had left behind somewhere in the crowded fair, as he absent-mindedly capers around and enjoy wanting the various things on display. अब यहाँ पे ये चीज़ हमने क्यों लिखी है, जिसको उसने खो दिया है, मतलब उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के कहीं चले नहीं गए हैं, वो इतनी जल्दी आगे भाग रहा था इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो आज उसको अभी उसको ऑफर की जा रही है और उसको इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ही वो केपर अराउंड, मतलब उछलते कूदते वो आगे भाग रहा था, है ना। उसको वो सारी चीज़ें चाहिए थी जो उससे मांगी जा रही थी, और वो ये देख रहा था, कहीं वो झूला देख
रहा था, कहीं वो स्नेक देख रहा था, कहीं वो बलून्स देख रहा था, और वो आगे 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 भाग रहा था। उसके पेरेंट्स से कहीं वो छूट गया इन चीज़ों के लिए। तो उसको हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे हमने सीधे सीधे लिखा है, ही yearns to be with his family who he had left behind somewhere in the crowded fair as he absent-mindedly मतलब जान के नहीं किया उसने, उसका दिमाग क्योंकि इन सब चीज़ों में इतना लगा हुआ था, इस वजह से उससे हुआ capers around enjoying and wanting the various things on display। capers around जब उसको बाकी सारी चीज़ें जो थी डिस्प्ले पे, वो सारी चीज़ें उसको चाहिए थी और वो इधर उधर देख रहा था और भाग रहा था, तब उसके पेरेंट्स से उसका हाथ छूट गया। ठीक है, नाउ How does the author introduce the lesson? Introduce कहाँ से हुआ है भाई lesson? Author introduces the lesson with the spring when rural India celebrate the occasion with fun, fair and festivities। अब उन्होंने क्या बताया है, बेसिकली स्प्रिंग टाइम की बात की है, जहाँ पे रूरल इंडिया, जब आप बात करते हैं गाँव में देहात में बसने वाला इंडिया, खासकर अगर हम बात करते हैं कुछ हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स की, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका पूरा फेस्टिवल जो है वो मेला भरता है, जैसे बैसाखी का मेला भरता है वैसे। ठीक है, उसमें फन का, फ्रॉलिक का, फेस्टिविटी का टाइम होता है, वो एक चित्रण जो है वो खींचा है। ठीक है, द स्टोरी बिगिंस विद अ पिक्चर ऑफ कलरफुली ड्रेस्ड पीपल हु आर वॉकिंग, राइडिंग और बीइंग कैरीड अलोंग द रोड। द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ जॉय एंड लाफ्टर। एटमॉस्फेयर की जगह आप चाहें तो आप एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं। द एनवायरनमेंट नहीं, वैसे एटमॉस्फेयर इज द राइट वर्ड। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब माहौल से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पे, हमारा एनवायरनमेंट जैसा है वैसे हम बन जाते हैं, उस सेंस में एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, बट एटमॉस्फेयर वुड बी अ बेटर फिट। एनवायरनमेंट नहीं, एटमॉस्फेयर ही रहने दो। ठीक है, नाउ डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द लिटिल बॉयज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का कैरेक्टर कैसा था भाई, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो मुल्कराज आनंद ने बेसिकली क्या किया है, इंट्रोड्यूस अस टू अ फैमिली दैट बिलोंग टू द विलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इट वाज एट टाइम इन द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन है यहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं ये मैं मार्क करती हूँ, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ लिखा हुआ है तो आपने वैसे के वैसे पढ़ लिया। ठीक है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वॉज नॉट ऑलवेज इनफॉर्मल एंड द रिलेशनशिप वॉज आउटलाइंड विद द ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्ट्रिक्टनेस। तो आपको ये समझ में आता है कि बच्चा पगड़ी वगड़ी पहना है, तो आज के टाइम की बात तो हमें नहीं लग रही है। ठीक है, पुराना टाइम है, एंशिएंट टाइम है, पुराने समय की बात है, पास्ट टाइम की बात है, तो हमें समझ में आता है कि उस टाइम पे जो पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन था वो थोड़ा सा स्ट्रेंड होता था। मतलब किस तरह का होता था, मतलब ऐसे एकदम हंसी मजाक और एकदम बोलचाल वाला नहीं है। पेरेंट्स होते थे, बच्चे बच्चे होते थे, और पेरेंट्स का डिमिनर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता था अपने बच्चों के लिए। जैसे यहाँ पे उसके फादर का, उसका बताया ना कि उसके फादर उसको लाल आंखों से देखते हैं, वैसा हिसाब रहता है कि एक आंखें आपको, एक नज़र आपको देख लिया, बात खत्म, उसके आगे कोई बात, कोई इज्जत, कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। फादर्स वर्ड वॉज ऑलवेज दी लॉ, ये चीज़ आपको समझ में आती है। ठीक है, पेरेंट्स शोन हियर डिस्प्ले द टिपिकल कैरेक्टर of the tyrannical father and a mother who act as a buffer between her husband and her child। अब ये टिपिकल सा जो एक स्टैंडर्ड इंडियन घरों का माहौल होगा उस ज़माने का, वो दिखाया गया है कि फादर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पिताजी हैं और स्ट्रिक्ट, थोड़े से टायरनिकल हैं, एकदम घूर के उन्होंने देख लिया तो बात ख़त्म, उन्होंने जो कह दिया वो आखिरी शब्द, पत्थर की लकीर। और माँ जो है बेचारी सी सॉफ्ट सी है, वो अपने हस्बैंड के और बच्चे के बीच में थोड़ा सा तालमेल बिछाना चाहती है, वो थोड़ा अच्छे से समझाना चाहती है कि नहीं बेटा देख ऐसा नहीं होगा, तेरे पिताजी तेरे बाबूजी जो है वो तैयार नहीं होंगे। उस टाइप का जो कैरेक्टर है, उस टाइप का DDLJ मतलब समझ लो। ठीक है, मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी और फरीदा जलाल का जो कैरेक्टर है, बिल्कुल वैसे ही आप समझ लो। वो चित्रण जो है वो मुल्कराज आनंद ने खींचा है, और वो किसी का टिपिकल वो नहीं है, मतलब वो एक टिपिकल स्टैंडर्ड इंडिया में एक टाइप पर हुआ करता था। द लिटिल बॉय हु वाज सीन टू बी एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ हिज फादर डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क हिम फॉर द टॉयज और स्वीट्स बिकॉज ही फियर्ड facing his anger, while the mother is seen to handle a sad child very tactfully by diverting his attention to the bounties of nature. The two of them constantly worry about the safety of the child and keep telling him to keep abreast with them. अब यहाँ पे सीरियस सी बात क्या है, ये बच्चा जो है फादर से तो डरता है। ठीक है, तो वो डर के मारे पापा से अपने कुछ नहीं बोलता है ना, उनसे वो कुछ नहीं बोलता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ और मुझे कुछ जाना है नहीं जाना है। मतलब उसको था कि कहीं ना कहीं मुझे डांट पड़ जाएगी अगर मैंने इनसे बोला और
मुझे इनका ब्रंट जो है, एंगर का जो ब्रंट है वो झेलना पड़ेगा। लेकिन माँ जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो माँ जो है बेचारी उसको क्या करती है, वो एकदम से मना नहीं करती और वो बोलती है कि अच्छा तू देख, बाकी देख सरसों के खेत कितने सुंदर लग रहे हैं और फील्ड कितना सुंदर लग रहा है, ताकि उसका अटेंशन जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए बच्चे का। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं लेकिन दोनों पेरेंट्स के बारे में कि उनका तरीका अलग अलग है प्यार जताने का या बोलने का, लेकिन दोनों को ही अपने बच्चे की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता है। मतलब माता पिता दोनों ही बहुत ज़्यादा बार बार उसको बोलते हैं कि तुम साथ में चलो वरना तुम छूट जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द टू ऑफ देम कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड एंड कीप टेलिंग हिम टू कीप अब्रेस्ट विद देम, कि वो कहते हैं कि साथ साथ चलो वरना पीछे मेले में छूट जाओगे। तो आपको ये समझ में आता है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं, फिक्र करते हैं, लेकिन उनका उस चीज़ को जताने का, दिखाने का तरीका अलग है। एंड द बॉन्ड दैट द चाइल्ड शेयर्स विद द मदर इज डिफरेंट टू द बॉन्ड दैट द चाइल्ड शेयर्स विद द father, and the equation is shown in a very typical and very stereotypical Indian family setup of the primitive times। तो ये आपको क्लियर होता है। ठीक है, विद दिस हम आ गए हैं एंड पे हमारे बहुत ही मज़ेदार, अच्छे से मज़ेदार तो मतलब इस सेंस में है कि आपको बहुत कुछ सिखाया है इस चैप्टर ने, है ना। तो हमारे चैप्टर के एंड में द लॉस्ट चाइल्ड, आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे स्टोरी समझ में आई होगी। अब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से मिला नहीं मिला, ये हमें ओपन एंडेड छोड़ दिया मुल्कराज आनंद ने। ठीक है, क्यों छोड़ा है, क्योंकि एक्चुअली दैट इज़ नॉट इम्पेरेटिव ऑल्सो। जो वो हमें लेसन या टीचिंग देना चाहते थे वो इसी में हमको समझ में आ जाती है, राइट। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से आपको भी समझ में आई होगी। जो लेसन हमें लर्न करना था इससे वो आपके समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी चीज़ मिस हुई है, ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ राइट इट डाउन टू मी सो आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, बाकी अभी तक तो सब्सक्राइब तो कर ही चुके हो तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। बाकी वन शॉट भी अपने चल रहे हैं तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सारे वीडियोस देखते जाना, कोर्स अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ये आ गए हैं भाई साहब, ये भी कर रहे हैं टाटा बाय बाय, मैं भी कर रही हूँ टाटा बाय बाय। यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, बी गुड एंड एन्जॉय योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।